मैथमेटिकल मॉडल डेवलप्ड कर रहे थे एएम का, जो लास्ट क्लास में है। बेसिकली मैंने बताया था कि भाई एएम सिग्नल है, तो हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, एएम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बेसिकली हम मैसेज सिग्नल को ऐड कर रहे हैं अपने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो ये बात अपनी हुई कि ये अगर हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ना, ये अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है तो इसमें एम टी अपना हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो के है ये एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है जो डिफ़ाइन करती है। तो यहाँ से हमने ये डिफ़ाइन किया था कि भाई मेरा जो अब सिग्नल बन जाएगा वो क्या था, ए सी कॉस 2πfct था। अब ए सी की जगह ए सी प्लस के ए एम कॉस ओमेगा एम टी बना, और मैंने ए सी को बाहर निकाल लिया तो ये 1 प्लस के ए एम ए सी कॉस ओमेगा एम टी और कॉस 2πfct बना। और इस चीज़ को हमने डिफ़ाइन किया कि ये क्या होता है, हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, कि हम किस लेवल पे अपने कैरियर सिग्नल में ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये बताता है कि कितना स्ट्रांगली हमने कैरियर को मॉड्यूलेट किया है, ठीक है। तो जो फाइनल एम की इक्वेशन आई वो ये हो गई 1 प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस 2πfct। एम यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये हमने इसे म्यू से भी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ कि भाई ये जो मेरी थी कॉस ओमेगा एफसीटी एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव थी, और ये जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना पूरा। तो इसका अब जब मैंने ये एक बात समझाई थी कि भाई अगर ये मेरा कोई भी सिग्नल है कॉस, तो कॉस का सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर ए सी कॉस ओमेगा सी टी दे रखा है तो ये कहता है कि ये ऊपर ओमेगा सी जाएगा और उतना ही नीचे जाएगा, है ना। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, ए सी प्लस ये, और ये टाइम का फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट ऊपर उतना जाएगा और उतना ही नीचे जाएगा। यही मैंने तुम्हें ये दिखाया 3 अलग अलग केस लेके कि अगर 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी एम्पलीट्यूड होगा तो ये नॉर्मल 2 कॉस ओमेगा टी है, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, और इतना ये ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही नीचे आएगा। तो इस तरह की एक वेव फॉर्म बनेगी। और दूसरे केस में जब ये 1 था तो अब इसे 1 को अगर हम ये 0.5 है सेकंड केस, तो 0.5 है तो ऊपर अगर इसमें एक जोड़ देंगे दोनों में तो ये 1.5 हो गया, और ये 0.5, तो ये 0.5 से 1.5 तक ऊपर जाएगा और उतना ही नीचे जाएगा। सेम केस यहाँ पे लिया था जहाँ पे 1 था, तो ये 1 से ऊपर चला गया, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया, तो 2 से 0 तक इधर गया और ऐसे ही नीचे की साइड को होगा। तो ये 3 केस हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हैं, क्योंकि अब मैंने ये तुम्हें बताया था कि ये कितना होगा, ये होगा 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस 2πfct। तो यहाँ से जो ये म्यू मैंने तुम्हें लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 0.5 और एक बार 0.1 लिया मैंने, तो मैंने 3 मॉड्यूलेशन के केस बताए कि अगर म्यू की वैल्यू चेंज होंगी तो तुम्हें वेव फॉर्म अलग अलग मिलेंगी। और ये जो वेव फॉर्म बन रही है ये इसे ही एनवलप कहते हैं। एनवलप मतलब समझते हो, जो पत्र होता है, लिफाफा, कि उसके अंदर मेरा वो है फ्रिक्वेंसी सिग्नल। एनवलप जो है वो एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल को बताता है। तो जब वेव फॉर्म अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, अपर एनवलप जो बना वो इस वाले से बना, और लोअर किससे बना, इससे नीचे वाले से, जो ऊपर का था वो यहाँ से ऐसे बना और नीचे वाला ऐसे ये बना। इसका एम्पलीट्यूड ए सी प्लस का है, ये पॉजिटिव है, और इसका माइनस का है। तो ये एनवलप बन जाता है इसका स्केल्ड वर्जन, और इसके अंदर मेरा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से, वो कांस्टेंट था। इसी को हमने बोल दिया कि भाई ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अभी हमें क्या मिला कि भाई अभी तक हमने देखा कि जो एस ऑफ टी था वो था ए सी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, मैं म्यू लिख रहा हूँ तुम एम भी लिख सकते हो, कॉस ओमेगा एम इंटू टी ब्रैकेट के बाहर कॉस ओमेगा सी टी। अब मैं इसको अंदर घुसा दूँ
इसको अंदर गुणा कर सकता हूँ ना, तो ये हो गया AC cos ओमेगा सी टी प्लस AC म्यू cos ओमेगा MT ओमेगा सी टी, है ना। और अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये 2 cos A cos B के फॉर्मूले से तुम खोलोगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये AC म्यू बाई 2 तो बाहर ही रहा, और ये 2 cos A cos B को हमने खोला तो ये क्या खुल गया, cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी प्लस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे इसे सही से लिख देते हैं, cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। यही तुम्हारा पूरा, इसे कहते हैं कि हमने अपने ए एम को क्या कर दिया, जो इक्वेशन है उसे एक्सपेंड कर दिया। तो तुम्हें अब ये एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी दिख रही है, एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम दिख रही है, और एक की ओमेगा सी माइनस। मैंने तुम्हें बताया था और मैं फिर से बता देता हूँ कि कॉस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी। जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात आती है, फ्रीक्वेंसी जैसे तुम टाइम डोमेन में सिग्नल को उसके एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम दिखाते हो, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि उसके एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी हमें दिखाना है ना। तो अगर इसे कॉस वाला जो सिग्नल होता है, ये एक यहाँ पे इसका एक इम्पल्स आएगा ओमेगा सी पे, और एक कहाँ पे आएगा माइनस, है ना, इसका कहाँ पे आएगा, और एम्पलीट्यूड आधा आधा बढ़ जाएगा, यहाँ AC/2 और यहाँ पे भी AC/2। ठीक है, और अगर इसको देखें तो ये कहाँ है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये ओमेगा सी है, तो इससे आगे ही आएगा ओमेगा एम। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू AC/2, और 1/2 बटेगा इधर AC म्यू बाई 2, और सेम इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, आधा इधर आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, कौन सा, ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लिख लेते हैं इसे, और इसका एम्पलीट्यूड भी इतना ही है, आधा 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 बट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1/2 AC म्यू बाई 2। मैं म्यू लिख रहा हूँ, तुम इसे एम लिख लेना, मेरा वही है। इस वाले को कहते हैं हम कैरियर सिग्नल, है ना, कैरियर का कंपोनेंट है ये ऊपर की तरफ है, तो इसे कहते हैं अपर साइड बैंड, है ना, अपर साइड बैंड। और इसे क्या बोलेंगे, जो नीचे की तरफ है, तो इसे LSB लोअर साइड बैंड। ये तुम्हारे AM सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। ठीक है, F का फंक्शन में ये ओमेगा है तो ओमेगा में ही लिख लेते हैं, है ना, क्लियर है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो, ये इसकी मैंने वेव फॉर्म लगाई है कि ये मेरा मैसेज सिग्नल था जो चेंज हो रहा है समय के साथ। एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमने लिया जिसकी फ्रिक्वेंसी फास्ट है, इससे ये फास्ट चेंज हो रहा है, तो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है। अब इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, इस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बदल दिया, और किसके अनुसार बदला, मैसेज सिग्नल के अनुसार। तो मैसेज सिग्नल ऐसे था, अब इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया ना मैसेज के हिसाब से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसमें अगर समझोगे तो कैरियर में थोड़ी मेरा मैसेज सिग्नल है भाई, कैरियर तो जैसा था AC cos 2πfct वैसा का वैसा ही है। मैसेज सिग्नल का मतलब है म्यू, और लोअर साइड अपर साइड जो है ये हमारा मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल है ना हमारा, मतलब पूरा मैसेज नहीं है, इसमें भी कुछ एम्पलीट्यूड मिला हुआ है, पर मेजर सारा मैसेज सिग्नल इसी के अंदर है ना। तो अब यहाँ से हम बात आते हैं कि भाई जो कैरियर वेव है उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और साइड बैंड जो होते हैं वो उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर है। तो मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम को जो शिफ्ट होता है वो कहाँ शिफ्ट होता है, कैरियर सिग्नल के सराउंडिंग में। ये कैरियर था, इसके इधर ऐसे ही हो रहा है ना। अब बात आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है इन जनरल अगर लिया जाए कि रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी जो हमारे सिग्नल के अंदर है ना। तो अब यहाँ पे इसे अगर देखा जाता है तो हम ये कह देते हैं कि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं
इधर जीरो इसका मिनिमम है। निगेटिव फ्रिक्वेंसी और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब समझा देता हूँ, वैसे वो नीचे भी है। अगर जैसे देखो तुमने ये ऐसे आवृत्ति चालू करी, ऐसे गई और फिर ऐसे आई और फिर ऐसे आई, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करा, है ना। तो ये मोशन है इसका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका है तुम ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। तो अब ये चेंज होने से निगेटिव फ्रिक्वेंसी, उसे हम निगेटिव फ्रिक्वेंसी दर्शाते हैं। समझ गए कि भाई कोई भी चीज़ या तो ऐसे चेंज कर रही होगी या ऐसे चेंज कर रही होगी, इसलिए हम आधी इधर दिखा देते हैं आधी इधर। तो एक भी अगर दिखाओगे तो इन्फॉर्मेशन तो पूरी हो गई ना उसके अंदर। ऐसा थोड़ी है कि इन्फॉर्मेशन आधी इसमें आधी इसमें, पूरी इन्फॉर्मेशन या तो पॉजिटिव में होगी या निगेटिव में होगी, हम दिखा रहे हैं ऐसा। तो फ्रिक्वेंसी की बात आती है तो वो ये कहता है कि भाई जो मैक्सिमम कंपोनेंट है, मैक्सिमम एफ मैक्स या ओमेगा मैक्स, है ना, माइनस एफ मिन या ओमेगा मिन। अब तुम देखो इसमें तुम्हारी कितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी, बताओ। सर मैक्सिमम है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम सी एम, ओमेगा एम माइनस लोअर कौन सी है, लोअर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस। तो ये बैंडविड्थ लिख सकता हूँ मैं ऐसा। जी सर। तो ये अगर मैं इसे खोलूँ तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये कट गया। यस सर। तो फिर बैंडविड्थ कितनी रही, 2 ओमेगा एम। तो यही यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई 2 ओमेगा एम, या अगर एफ के फॉर्म में लिखनी है तो 2 एफ एम। ठीक है। अब बात आती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या है, ऊपर है मैसेज का एम्पलीट्यूड और नीचे है कैरियर का एम्पलीट्यूड। ये कहता है कि मैक्सिमम चेंज कितना हो रहा है मेरे कैरियर के एम्पलीट्यूड में टू अनमॉड्यूलेटेड। मतलब पहले अनमॉड्यूलेटेड में तो एसी जा रहा था, अब कितना मैक्सिमम चेंज हो पा रहा है, तो वो ए एम बाई ए सी, इसी को ये हम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ डिफाइन होती है ई मैक्स ई, ये एनवेलप बना था, यस सर, है ना, यस इस तरह का। यस सर। तो मैक्सिमम चेंज कितना है इसे बोलते हैं ई मैक्स, और मिनिमम कितनी है इसकी वैल्यू ई। ऊपर को इतना ऊपर को उठा और नीचे को इतना, कांस्टेंट में तो ये फिक्स था। यस सर। तो इन दोनों को अगर तुम ई मैक्स माइनस ई मिन बटे ई मैक्स प्लस ई मिन कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हाँ, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्यों इतना ज़रूरी है, ये हमें डिस्टॉर्शन के बारे में बताएगा, पावर एफिशिएंसी के बारे में बात करेगा, और सिग्नल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स से एएम 3 तरह की मॉड्यूलेशन होती है। एक अंडर मॉड्यूलेशन, हमने केस देखा था। अंडर का मतलब है कि अंडर का m लेस देन 1, मतलब एएम अपॉन एसी लेस देन 1। तो एम्पलीट्यूड जो है मैसेज सिग्नल का वो किससे छोटा है ना। तो अगर मेरा एसी सिग्नल इतना जा रहा था, ये एसी था, अब एएम इसमें ऐड हुआ 1 प्लस ये यहाँ पे है ना म्यू टाइम्स, है ना, तो इसका मतलब ये ऊपर शिफ्ट हुआ। तो एसी से ये एसी ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है एसी, और इतना ही ये नीचे जा रहा है ना। अब तुमने इसे पूरे को ऊपर शिफ्ट कर दिया और उसमें क्या जोड़ दिया, अपना म्यूट मैसेज सिग्नल जोड़ा ना। तो हमने ये देखा कि भाई ये मैसेज जो है एसी से कम है। इसका मतलब जो तुम्हें मॉड्यूलेशन यहाँ से मिलेगा, जो एनवेलप मिलेगा, एक सेकेंड, ये जो एनवेलप मिलेगा ये मैक्सिमम से इसे क्रॉस नहीं कर सकता नीचे को, क्योंकि एसी से छोटा है वो। इसका मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। सेम ऐसे नीचे की साइड भी यही आएगी बात, है ना। और इसके बीच में तुम्हारा कैरियर सिग्नल है, मैसेज तो ये एनवेलप ही है। जब हम अभी जब पढ़ेंगे कि भाई इसे मैसेज को रिकवर भी तो करना है हमें, तो हम इस एनवेलप को कवर करेंगे, है ना।
अब जब ए सी और ए एम बराबर हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए या नहीं, ए सी ऊपर गया 2AC हो गया, अब इतना ही नीचे आ गया, तो क्या ये 0 पे नहीं कट करेगा? अब यस सर, करेगा नहीं? ऐसे ही सेम इधर से नीचे भी होगा सर। इस पॉइंट पे समस्या आ जाती है हमारी कि इसे कहते हैं क्रॉस ओवर, कि मैसेज समझ ही नहीं, सिग्नल समझ ही नहीं पा रहा कि वो इस पॉइंट से नीचे को जाए या ऊपर को जाए जब हम रिकवर कर रहे होते हैं। इसलिए ये मॉड्यूलेशन अच्छी नहीं मानी जाती, इसे क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कहते हैं। भाई यहाँ पॉइंट है, अब तुमने रिकवर करना चालू किया, यहाँ तक तुम आ गए, इस बिंदु पे तुम्हें, अब तुम नीचे जाओगे तो मैसेज नहीं मिलेगा ऊपर, तो जो सर्किट है उसे क्या पता कि कौन से पे जाना है। अगर इसमें हो तो तुम इसमें चल रहे हो तो वो इसी पे ही चलता रहेगा और मैसेज मिल जाएगा उसे। समझ गए? फिर आता है ओवर मॉड्यूलेशन। अब ये कह रहा है कि AM/AC जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब AM तुम्हारा AC से बड़ा, तो इसका मतलब कि अब तो जो सिग्नल है जो AC है उसमें मैसेज ये तो ऊपर की तरफ लेके जाएगा और नीचे इसे पार कर देगा ना, क्योंकि भाई AC था और ये AC से भी बड़ा है, तो ये तो नीचे की तरफ ले जाएगा। ये इस तरह का मिला सिग्नल, है ना। सेम समस्या यहाँ आएगी कि मैसेज को पता ही नहीं है कि भाई ऊपर जाए कि नीचे जाए, फिर यहाँ पे भी वही समस्या, ऊपर या नीचे, तो इसलिए ये भी इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जो एनवेलप डिटेक्टर यहाँ पे फेल हो जाता है, एनवेलप को डिटेक्ट करने वाला, तो डिस्टॉर्शन मिलता है इससे। तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं हमेशा? अंडर मॉड्यूलेशन, मतलब AM का जो मॉड्यूल जो वो है एम्पलीट्यूड, वो हमेशा कम होना चाहिए AC से। अब बात आती है पावर एनालिसिस की, ठीक है, कि भाई पावर एनालिसिस सबसे मेन जो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है वो 2 कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कि भाई जिनकी हमें ध्यान रखना है। एक तो फ्रिक्वेंसी, ये लिमिटेड होती है, और जब मॉड्यूलेशन कर रहे हो तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पावर। इन दोनों पे हमें ध्यान रखना है कि कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। इसलिए पावर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई एक AM को भेजने में कितनी टोटल पावर खर्च हुई मेरी। अभी जब तुमने लिखा था ST, कैरियर सिग्नल क्या था तुम्हारा? AC cos CT। जब मैंने कल उस दिन भी ये बात हुई थी कि इसकी पावर लिखेंगे, अगर साइनसोइडल की पावर क्या लिखते हैं? बोलो। पावर निकालने का फॉर्मूला मैंने रूट मीन स्क्वायर से बताया था कि एक टाइम पीरियड में -T/2 से T/2 और जो तुम्हारा सिग्नल है XT उसका स्क्वायर कर दो DT, तो ये पावर देगा। बताया था, फिर से एक बार समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 1/T, ये ω/C ये सिग्नल है मेरा, -T/2 से यहाँ पे क्या हो गया, AC स्क्वायर cos स्क्वायर ω/C T dt, ठीक है। यहाँ से AC स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, -T/2 से T/2। एक चीज़ तुम्हें पता है इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताता है कि कोई भी चीज़ है, ये ऐसे कोई है तो इसका इंटीग्रेशन लेना है तुम्हें, ये XT सिग्नल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ XT क्या बताता है? इसका एरिया कितना इसने कवर किया हुआ है। समझ में बात आ गई या नहीं? टोटल एरिया कवर्ड बाय दिस सिग्नल, ये इंटीग्रेशन बताता है। क्लियर है? ये पॉइंट अभी में ध्यान रखना। तो यहाँ ये क्या बचा, cos स्क्वायर ω/C T dt। अब यहाँ से मैं AC स्क्वायर बाई 2, या तो मैं यहीं से लगा दूँ, अगर नहीं मुझे पता, ये मैथ में तुमने पढ़ा होगा पर तुम्हें याद नहीं है इस समय इसे सॉल्व करना, तो मैं बता देता हूँ कि इसे हम cos स्क्वायर ω/C T, इसे फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1 cos 2 ω/C T बाई 2। अब ये तुम्हें पता है? नहीं पता, याद नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे बता देता हूँ। cos 2a के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
पहला। यस सर। अगर कॉस इसे ही लिख दें, साइन को ये लिख सकते, हमने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, जी सर। पढ़ा है ना। यस सर। अगर कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर को हटाना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस। अगर इसमें साइन कॉस को हटा दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये कॉस 2a का फॉर्मूला ये है, इसे कॉस 2a लिख सकते हैं। यस सर। इसे मैं इधर ले गया तो ये प्लस हो गया, जी सर। यहाँ पे यही तो किया, जी। यस ये प्लस होगा, सॉरी, है ना, ये प्लस हो गया। एक सेकेंड, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस t/2 से t/2 1 प्लस कॉस ओमेगा 2 ओमेगा सी टी बाई 2 2। और इंटू डी टी। जी सर। फिर इसे लिख सकते हैं 2 को बाहर ले लें, जी। ए सी स्क्वायर बाई 2, 2 सिग्नल है तो एक सिग्नल को माइनस t/2 से t/2 तक। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, अच्छा ये 2 ले लिया मैंने, यहाँ तक नहीं आया है, ये यहाँ से आएगा ये वाला 2, है ना, यस सर। ले लिया। ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी और डी टी। इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बाई 2 माइनस t/2 टू t/2, एक 1 है तो 1 को dt लिख सकते हैं, प्लस एक ब्रैकेट लगा दो माइनस t/2 से कॉस 2 ओमेगा सी टी डी टी। ये कॉस का सिग्नल है, कॉस का सिग्नल ये क्या बताएगा, इंटीग्रेशन एरिया माइनस t/2 से t/2 के बीच में, ये मेरा कॉस का सिग्नल होता है। यहाँ से मान लो ऐसे लिख लेते हैं, ये 0 t/4 t/2 3t/4 है ना, और यहाँ तक आ गया t, सही है। तो इस टोटल एरिया कितना आएगा इसका, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, अरे एक इतना ये है और इन दोनों को मिला के एक ही एनवेलप बनना है ना, तो क्या ये बराबर नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एरिया 0 नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया, आ गया सर। ये सब तुमने गणित में पढ़ा नहीं है क्या। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर बाई 2, 1 है, 1 का तो x हो जाता है, तो t/2 2 माइनस माइनस का t/2, एक चीज़ छूट गई हमारी, ये t छूटा पड़ा है ना, और ये t, और ये तो 0 हो ही गया, तो ये कितना हुआ, तो t हो गया ना, तो इस t से ये t कैंसिल, पावर कितनी आ गई, तो ये साइन की पावर होती है। साइन कॉस जितने भी साइनसॉइडल सिग्नल होते हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर ले लो तो उसकी ये पावर होती है। एक सेकंड रुक जाओ, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर कर दोगे, एक सेकंड, ये पूरा घिचभिच हो गया है। अब समझ में आ रहा है नहीं,
ठीक है। ये हमने पावर के बारे में पढ़ा कि अगर मेरा कोई भी सिग्नल AC या ए ले लेते हैं cos 2 पाई fct या AC A cos ओमेगा ct A sin ओमेगा mt या फिर A sin थीटा, कुछ भी इस तरह का सिग्नल होगा, इन सब की पावर कितनी आएगी? ए स्क्वायर बाई 2। ये अब ध्यान में रहना चाहिए कि जो इसका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर बटे 2। सर AC था। इन जनरलाइज लिख रहा हूँ ना बच्चे, समझ में बात आ गई? अभी पूछूंगा तुमसे। अब जो यहीं पे 1 मिनट यहाँ ले ही लेता हूँ मैं सर थोड़ा यहाँ सा। पे तो AC वाला लिखा। बच्चे तो वहाँ पे AC था सिग्नल, जी सर। जब ये डिसाइड करवा रहा हूँ तब ये सिग्नल लिया था ना मैंने, इसकी पावर कैलकुलेट करी थी। यस सर। तुम एक चीज को मतलब वो मत करो, मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर AC था तो AC का स्क्वायर बाई 2, A इंटू एक्स होगा तो AX इसका स्क्वायर बाई 2, जो भी होगा उसका स्क्वायर। अब तुम ये बताओ, मेरा मैसेज से अगर मैं AM का सिग्नल लिखूं तो क्या आएगा? AM स्क्वायर। बताओ सिग्नल क्या था मेरा, लिखवाओ। अरे यार, AC प्लस अच्छा cos PMT है। म्यू कॉस ओमेगा CT ओमेगा M बच्चे इंटू कॉस 2 पाई FCT। क्लियर है? इसे हमने गुणा कर दिया था, AC कॉस 2 पाई FCT प्लस यहाँ पे साइड बैंड मिले थे, लिख दूँ डायरेक्ट? यस AC म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T प्लस AC म्यू बाई 2 कॉस ब्रैकेट ओमेगा C माइनस इंटू T। ये मेरा कैरियर सिग्नल है, तो ये कैरियर सिग्नल हो गया CT। ये अपर साइड बैंड है, अपर साइड बैंड हो गया, और ये लोअर साइड में लोअर साइड। सारे इसके सारे कॉस के सिग्नल हैं, सबकी पावर लिखी जा सकती है। तो टोटल पावर AM की अगर लिखूं PC, बताओ कितनी होनी चाहिए? AM स्क्वायर। देखो ये और बताओ पहले की कितनी होनी चाहिए? पहले के सर AC स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2, जो भी उसका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। दूसरा इसका AC म्यू AC म्यू बाई 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस AC म्यू बाई 2 का स्क्वायर बटे 2। टोटल पावर आ जाएगी, जी आएगी या नहीं? यस सर। तो AC सब में कॉमन है, जी सर। AC स्क्वायर बाई 2 सब में से बाहर ले लूँ, यस सर। तो ये क्या बचा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4 यस सर। प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4। तो अगर टोटल पावर कितनी आ गई? AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस अरे अच्छा कॉमन 2 हो गया ना, 1/4 1/4 आधा। ये क्या है? PC। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरी जो टोटल पावर है वो PC प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 ये है। तो ये टोटल AM की पावर हो गई। ये वाली इसमें ये PC है और ये साइड बैंड की पावर है ना? तो इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन PC इंटू म्यू स्क्वायर ये पूरी साइड बैंड की पावर बनेगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि PT जो है वो PC और प्लस साइड बैंड की पावर लिख सकता हूँ। तो इससे ये PC हो गया प्लस PC म्यू स्क्वायर बाई 2। तो साइड बैंड की पावर कितनी आ गई? PC म्यू स्क्वायर बाई 2। ये दोनों साइड बैंड की है, तो और साइड बैंड में पावर बराबर होगी। तो अगर एक साइड बैंड की लिखनी है PUSB इज इक्वल्स टू P ऑफ LSB, जो कि PC
पूरी साइड बैंड पावर की आधी होगी, तो इससे एक बार डिवाइड कर दोगे तो PC म्यू स्क्वायर बाई 4 आ गई। ये समझना है तुम्हें, ठीक है, यही डिस्कशन इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, पूरा टोटल ट्रांसमिटेड पावर इतनी थी, साइड बैंड की इतनी है, कैरियर की इतनी है। ये अब बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि अब देखो ये म्यू जो है इन जनरल 1 से कम है, 1 से कम है। ठीक है, अगर 1 से कम का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी राशि बनेगी। 1/2 है 0.5, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन गया 1/4 हो गया ना यार। तो अगर 1/4 गुणा PC, ये तो साइड बैंड की पावर है और PC पूरी अपनी पावर है, तो मतलब 100 हिस्से इसके और 25 हिस्से इसका, बस इसका मतलब कि इसमें पावर ज़्यादा खराब हो रही है मेरी, किस में, कैरियर में। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि कैरियर सबसे ज़्यादा पावर खराब करता है या कंज्यूम करता है। इंफॉर्मेशन साइड बैंड में है तो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी मतलब आउटपुट मैक्सिमम कितना मिल सकता है, बस वो 33% जब M1 ले लें, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब 100 वॉट की पावर में हमें इंफॉर्मेशन केवल 33 वॉट ही मिल रही है। तो ये तो मतलब खराब स्कीम हुई, है ना। पर कुछ जगह जहाँ पे पावर का कंस्ट्रेंट नहीं होता है इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से इसे बनाया जा सकता है। फिर पॉइंट आता है यहाँ पे कि भाई इसमें क्या बदलाव किए जाएं तो ये अच्छा हो सकता है। तब ये बात आती है कि अगर कैरियर वाला सिग्नल को सप्रेस कर दो, इन्फॉर्मेशन ही भेजो बस, भाई PC तो जा रहा है, जो कैरियर वाली चीज़ को हटा दें और केबल सिग्नल के दोनों साइड बैंड को भेज दें, तो हमें अच्छा पावर मिलेगी, एफिशिएंसी भी अच्छी मिलेगी, पावर कम खर्च होगी। इसी का नाम होता है डबल साइड बैंड, मतलब दोनों साइड बैंड। और सप्रेस्ड मतलब कैरियर को सप्रेस कर दो, कैरियर को ख़त्म कर दो, सप्रेस्ड कैरियर, है ना। तो इसका मतलब अब हम ये भेजेंगे, कैरियर नहीं भेजेंगे, तो पावर में हमें फ़ायदा होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रॉब्लम क्या थी AM में, पावर जो थी कैरियर की बहुत ज़्यादा थी, कैरियर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ थी, साइड बैंड में थी। अगर टोटल पावर हमने पढ़ी कि PC 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2, है ना। अगर M की मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तो भी केवल 33.3% पावर साइड बैंड में, और इतनी पावर वेस्ट हो रही है मेरी, ठीक है, 2/3 पावर, है ना। तो यही बात है। एक कैरियर जो सिग्नल था उसे कंप्रेस करके छोटा कर रहे हैं कि क्या कर? उसे सप्रेस कर रहे हैं। अभी हम फिल्टर हमने पढ़ा था, फिल्टर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम किसी भी, अगर ये मान लो बहुत सारे सिग्नल है, किसी एक सिग्नल में हमें नहीं भेजना, तो उसे कम कर दो, उसकी पावर को कम कर दो और बाकी सबको भेज दो। हम वही करेंगे अभी कि इस वाले सिग्नल को सप्रेस कर देंगे और बाकी सिग्नल को भेज देंगे। क्लियर है या नहीं है? तो यही है, AM में बहुत सारी पावर कैरियर में वेस्ट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले जाता। तो जब कैरियर यूजलेस है तो उसे ट्रांसमिट ही क्यों करें बिना बात के, उसमें क्यों एनर्जी हम दें अपनी। तब ये बात आती है कि भाई हम एक अगली मॉड्यूलेशन स्कीम होगी जो कि इसी से आई है, उसे कहते हैं हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एक मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें हम दोनों साइड बैंड को ट्रांसमिट तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कैरियर को क्या कर रहे हैं, सप्रेस्ड कर रहे हैं। तो साइड बैंड क्योंकि इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी, कैरियर मेरा रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है, और बैंड बिड्थ हमारी सेम रहेगी। तो हमने पावर को कम कर लिया और बैंड बिड्थ भी हमारी बढ़ी नहीं, है ना। तो ये दोनों ही हमारी चीज़ें थी जिन्हें हम पे काम देखना था हमें, तो दोनों इससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चलो ठीक है, लेकिन पावर कम तो कम हुई ना हमारी, तो ये अच्छा वर्जन है। अभी ये कुछ हो सकता है इसमें भी, वो भी हम देखेंगे अभी, है ना। तो अब इसे कहते हैं कि हमने क्या चीज़ करी। तो हमारा जो कन्वेंशनल AM था वो ये सिग्नल था, AC 1 + म्यू टाइम cos ωmt इंटू cos 2πfct। एक कैरियर का टर्म था, एक अपर साइड बैंड था और एक, अब हमने क्या हटा दिया,
कैरियर का टर्म। तो अगर जब तुम इस सिग्नल को लिख रहे थे तो ये था ना, ये AC cos 2 पाई FCT प्लस AC cos AC म्यू लिख दो यहाँ पर, AC म्यू बाई 2 है ना, cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T प्लस AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। ये पूरा था, इस वाले को हमें हटाना है ना, ठीक है। तो ये वाला जो सिग्नल है AC इंटू म्यू बाई 2, और इसे अगर हम वापस से जोड़ दें cos C प्लस डी इंटू cos C माइनस डी, तो ये सिग्नल यही तो है, cos ओमेगा CT इंटू cos MT, है ना। और ये 2 वाले पार्ट को भी हटा दो, है ना। और म्यू मतलब म्यू तो वहाँ से आ रहा था, इस म्यू को भी हम वो कर सकते हैं, एक नया एम्पलीट्यूड दे दो, इसे दे AC डैश मान लेते हैं। ये क्या है मेरा कैरियर सिग्नल, ये क्या है मैसेज सिग्नल। कहने का मतलब अगर कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो तुम्हें ये मिल जाएगा DSSB। बस यही बताया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने AM ले लिया उसे कि हमने कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल से गुणा कर दी, बस। तो ये और आसान हो गया, क्लियर है नहीं या नहीं। तो AM में हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को बेस लाइन मान के उसके ऊपर अपना मैसेज सिग्नल, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को गुणा कराते हैं, दोनों को गुणा कराएंगे हम, और हमें एक FC प्लस FM मिलेगा, एक FC माइनस FM, एक अपर साइड बैंड और एक ये देखो यहाँ से ये फॉर्मूला है जो मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ये आ गया तुम्हारा। अगर AM cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT गुणा कर दी, ये मैसेज सिग्नल है, गुणा कैरियर सिग्नल की गुणा हुई, तो ये मिला cos ओमेगा ये और प्लस ये। अब इसमें एक अपर साइड बैंड है और एक लोअर साइड बैंड है, कैरियर इसमें नहीं है ना। तो इसमें स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिल रहा है, कैरियर फ्रिक्वेंसी नहीं दिखती है, केवल 2 साइड बैंड ही मौजूद हैं इसमें, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया कि एक अपर साइड बैंड है और एक यहाँ पे जो कैरियर था वो ख़त्म हो गया, है ना। तो ये अपर साइड बैंड हो गया और ये मेरा लोअर साइड बैंड हो गया। कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया और हमने उन्हें अलाउ कर दिया, तो ये हमारे साइड बैंड मिल गए। ये इसका क्या है, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ना, ऑफ DSBSC। और उसमें क्या था, यहाँ पे एक और आ रहा था, वो हमारा AM का था। तो जब भी वो पूछेगा ये सब दिखा के आना है, ये इसलिए नहीं बार बार आ रहे हैं। तो अब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो AM में कैरियर भी प्रेजेंट था, यहाँ पे कैरियर सप्रेस कर दिया। साइड बैंड दोनों में है, बैंड विड्थ भी दोनों की बराबर है। इसमें पावर एफिशिएंसी बहुत ख़राब थी, यहाँ अच्छी हो गई, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो 100% यहाँ 33 ही मिल पा रही थी। यहाँ पे रिसीवर बहुत सिंपल था, जो रिसीव करेगा सिग्नल, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स हो गया। वहाँ तो बस एक डायोड को ऐसे जोड़ के और एक कैपेसिटर लगा दो और यहाँ से AM सिग्नल को भेज दो, यहाँ पे तुम्हें आउटपुट पे मैसेज मिल जाएगा, बस। यहाँ तुम्हें अब डिज़ाइन करने पड़ेंगे, है ना, रिंग मॉड्यूलेटर और स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर, अलग अलग तरह के, वो हम पढ़ेंगे जब इसे डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। अब समस्या ये है कि DSC में बैंडविड्थ सेम है लेकिन पावर बेस्ड नहीं हो रही है, तो ज़्यादा एफिशिएंट हो गया ये, है ना। पावर के एनालिसिस मैंने सिंपल है कि अगर तुम्हें ये सिग्नल है कोई भी, ये 2 सिग्नल है, AM cos ये इंटू ये, है ना। तो अगर AM को देखो, AM इंटू 1 इंटू cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT 1, इसकी पावर कितनी होती है, कांस्टेंट की पावर उसका स्क्वायर होती है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, AM स्क्वायर। इसकी पावर क्या होती है, cos की, इतनी जल्दी दिमाग गायब हो जाता है क्या, उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बटे 2, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बटे इसका, क्या हो गई टोटल पावर, AM स्क्वायर बाई 4। यहाँ से देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, AM स्क्वायर बाई 2,
प्लस सॉरी इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है ना, तो ए एम बाई 2 का स्क्वायर बटे 2 और ए एम बटे 2 का स्क्वायर बटे 2, एक इसकी है और एक इसकी है, तो ये कि 1/2 1/2 1 हो गया, ए एम स्क्वायर बटे 4 दोनों से बराबर आई, कैसे भी लगा सकते हो। ये इन्होंने यहाँ से कर दी। आर हम निकाल देते हैं कि भाई अगर हमारा सिग्नल करंट सिग्नल है तो आर से डिवाइड कर दो, अगर वोल्टेज सिग्नल है तो डिवाइड मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिया होगा तो वो करंट सिग्नल है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो ए एम में केवल साइड बैंड में यूज़फुल पावर थी और यहाँ पे 100% पावर ही यूज़फुल है ना। तो यही बात है कि पूरी इन्फॉर्मेशन हम डीएसपी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये पावर एफिशिएंट एएमबी कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसे जनरेट कैसे किया जा रहा है, तो देख लिए कि भाई मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से अगर हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या कहलाता है, ये डबल, अरे भाई एम टी गुणा सी टी, यही तो है ना तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे ये दो इसकी टेक्निक है कैसे ये किया जाता है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर उसी को ही कहते हैं कि एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट करने वाले इक्विपमेंट रखेंगे, यहाँ से सी टी लगाएंगे एम टी, यहाँ से सी टी, ये आउटपुट में जो एक एलपीएफ फिल्टर लग जाता है, ये अभी हम पढ़ेंगे जब मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हमें बैलेंस मॉड्यूलेटर भी सेम तरीके से काम करता है दोनों में, है ना। उसे वो भी एक तरह की प्रोडक्ट डिवाइस होती है, तो हम ये कह देते हैं कि ये बैलेंस मॉड्यूलेटर है और यहाँ पे एम टी लगाओ, यहाँ से सी टी, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर कैरियर में इंटरनली कैंसिल कर देता है लेकिन साइड बैंड को रहने देता है ना। कैरियर सिग्नल को ख़त्म कर देता है बैलेंस मॉड्यूलेटर। कैरियर सप्रेशन एक सर्किट सिमेट्रिक से होता है, मतलब उसमें क्या है कि एक तरफ से तुम्हारा सिग्नल जाएगा, दूसरी तरफ से जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से AC प्लस के ए एम टी मिल रहा था, यहाँ से माइनस AC प्लस के ए एम टी मिलेगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स के एम टी और इंटू सी टी आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। बैलेंस मॉड्यूलेटर ये काम करता है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर डायरेक्ट गुणा कर देता है, ये अभी तुम समझोगे जब मॉड्यूलेटर पढ़ाऊँगा। इसके ड्रॉबैक क्या है कि एनवेलप डिटेक्शन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई एनवेलप बन ही नहीं रहा। एनवेलप डिटेक्शन इसलिए आसान था, मैंने बताया था कि भाई सीधे सीधे एक बस ये लगाओ, इसे एनवेलप डिटेक्टर सर्किट कहते हैं। ये सीधे सीधे सर्किट का एनवेलप डिटेक्ट कर लेता है, तो रिसीवर में कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब ठीक है, तो ये समस्या इसमें है कि एनवेलप डिटेक्शन से हम डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते। दूसरा इसमें एक पॉइंट आता है कोहेरेंट डिटेक्शन, मतलब दोनों के फेज समान होने चाहिए। जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट, अगर फेज में डिफरेंस आ गया तो जब तुम CT और MT को गुणा करते हो, अगर मान लो इसके अंदर फेज है कुछ थीटा, तो तुम्हारा ये आएगा cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M प्लस थीटा, है ना। तो ये दिक्कत करता है हमारे केस में, है ना। तो इसे ही कहते हैं। तो इसमें फेज का सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो कि सिंक्रोनाइजेशन ऐसे इसे कहते हैं कि एक जना यहाँ से कैच फेंक रहा है और दूसरा उसको उसी टाइम पे जब ये कैच आ रही है पकड़ रहा है, तो दोनों को पता है कि कब कैच फेंकी गई और कब पकड़ी गई। सिंक्रो, ये सिंक है दोनों एक दूसरे से, कि इन्हें पता है कि भाई बॉल छूट गई इतने सेकंड में आ जाएगी। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो रिसीवर पे जो मतलब जो यहाँ पे हम सिग्नल CT जनरेट कर रहे हैं, रिसीवर पे भी वो सेम सिग्नल होना चाहिए, दोनों के बीच में डिले नहीं होना चाहिए। देखो बात क्या है कि यहाँ से मान लो तुमने t=0 पे यहाँ से स्टार्ट किया, तो आउटपुट पता चला यहाँ से स्टार्ट कर दे, तो ये फेज डिफरेंस ही तो है। तो वो ये कहेगा कि भाई यहाँ पे भी यहीं से स्टार्ट करो, इतना सा अंतर है इसका, है ना। इतना डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है। अब बात आती है कि इतना ज़रूरी क्यों है। तो इससे अगली एक स्कीम और आएगी जिसमें हम केवल एक साइड बैंड को ही भेजेंगे। अभी तो 2 साइड बैंड जा रहे हैं और दोनों में पावर बराबर थी, दोनों में मैसेज भी सेम है, लेकिन हमें एक की जगह 2 भेजने पड़ रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि एक ही भेजो, एक भेजोगे तो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ कम हो जाएगी, है ना। तो पावर भी कम कर ली और बैंडविड्थ भी कम हो गई।
है ना। तो ये तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है, लेकिन वो सिग्नल को बनाने के लिए ये सिग्नल का बनना ज़रूरी होता है। समझ गए, DSSB SC से ही SSB बनेगा, ठीक है। तो ये बात वही कह रहा है कि भाई ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हम SSB और QAM, एक होता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम होती है। QAM का मतलब होता है कि अगर एक CT हमारा कॉस है तो दूसरा CT मेरा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो वो साइन होगा। बस ये मतलब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है। मिलिट्री और सैटेलाइट लिंक्स में जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है वो भी इसी से भेजी जाती है। तो ये इसके बारे में हो गया तुम्हारा SB और DSSB SC। इसका नाम है सप्रेस्ड कैरियर, साइड बैंड प्रेजेंट है, बैंडविड्थ सेम है, पावर एफिशिएंसी 100% हो गई, और डिटेक्शन इसमें कोहेरेंट डिटेक्शन ही होना है। कोहेरेंट का मतलब है जो इधर है वो उधर होना चाहिए, है ना। फिर बात आती है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड का मतलब क्या हुआ कि एक ही साइड बैंड को भेजना और कैरियर को भी सप्रेस्ड कर दिया। अभी 3 आइटम थे, एक यहाँ था, ये 2, पहले में हमने इसे हटाया, अब या तो इसे हटा दो या इसे हटा दो, अब जो जाएगी वो एक ही एक ही साइड बैंड जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे थे। हमने क्या देखा DSB SC में कि हमने कैरियर को हटा दिया। 2 साइड बैंड प्रेजेंट थे, अपर और एक बैंडविड्थ उतनी थी 2 FM, और पावर एफिशिएंसी अच्छी थी उससे AM से। तो DSB SC में हम कैरियर में पावर के बेस्ड को तो हमने सॉल्व कर दिया कि पावर तो हमने कम कर दी, लेकिन बैंडविड्थ अभी भी उतनी है जितनी AM में थी, तो इसे भी कम किया जा सकता है क्या। तो अब ये बात आती है क्या दोनों साइड बैंड को भेजना ज़रूरी है या एक से ही वही इंफॉर्मेशन एक से भी जा सकती है। तो मैथमेटिकल हमने ये पढ़ा था, MT को हमने CT से मल्टीप्लाई किया, ये सिग्नल मिला हमें, ठीक है। एक USB टर्म थी और एक तो अपर बैंड जो है और लोअर साइड बैंड है, दोनों एक ही इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं, एक वो भी उसे ही मैसेज सिग्नल को और वो भी तो जो इंफॉर्मेशन USB में है वही किस में है, तो दोनों को भेजना तो बिना बात के वो है, रिडंडेंट बात है, ठीक है। तो हम एक साइड बैंड को हम जरूरी नहीं मानते। तो रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन, है ना, कि एक ही पिक्चर 2 बार चली गई, ठीक है। तो ये अननेसेसरी है। तो मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम को कैरियर सिग्नल के दोनों तरफ शिफ्ट हो गई थी ऐसे, है ना, ये कैरियर सिग्नल था ओमेगा C। हमने मैसेज सिग्नल को रिकवर, हम एक तरफ का अगर सिग्नल रिकवर कर लें तो मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाता है। यही हम यहाँ से SSB SC को पढ़ते हैं। तो SB SSC क्या है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एक मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें हम केवल एक ही साइड बैंड को कैरियर को सप्रेस करते हुए एक ही साइड बैंड को भेजते हैं। तो यहाँ पे कैरियर भी सप्रेस हो गया और एक साइड बैंड भी रिमूव हो गया, और केवल अब एक ही साइड बैंड को हम भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें बैंडविड्थ भी कम होगी, पावर भी कम होगी, और इन्फॉर्मेशन उतनी की उतनी है। तो 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो अपर साइड बैंड को भेज दो तो LSB SSB हो गया, और दूसरा लोअर को भेज दो, मतलब एक USB SSB हो गया और एक LSB SSB। तो सिस्टम डिज़ाइनर ये डिसाइड करता है कि LSB को भेजें क्या या, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी होगी ये देखना होगा, हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया, एक को भेज रहे हैं हम, ठीक है। अब अभी हमने देखा था ये भी जा रहा था, ये अब एक ही जा रहा है ना। तो अब इसकी अगर बैंडविड्थ देखेंगे तो बैंडविड्थ इसकी केवल FM के बराबर होगी, है ना। तो सिंगल साइड बैंड में बैंडविड्थ भी हाफ हो जाती है और पावर भी पावर तो कम, हाँ पावर भी कम हो गई, आधी हो गई उसके अपेक्षा में। तो यहाँ पे पावर एफिशिएंसी बेस्ट है और साइड बैंड पावर भी मिनिमम हो गई और कैरियर सिग्नल ख़त्म हो गया, वो यहाँ भी था, पर यहाँ पे पावर ज़्यादा थी क्योंकि एक अपर साइड बैंड की उतनी लोअर साइड बैंड की, ठीक है। तो इसमें कैरियर भी नहीं है और एक्स्ट्रा साइड बैंड भी नहीं है। अब देखो तुम्हारे 2 सिग्नल थे, एक जो सिग्नल है वो अपर साइड बैंड सिग्नल था और एक, तो
अब यहाँ पे बस इतना ही सिग्नल तुम ट्रांसमिट कर रहे हो, या तो ये या ये, दोनों से एक जाएगा। ठीक है। ये दिखाता है कि एक ही साइड बैंड हमारा मौजूद होगा। ये जनरेट कैसे होते हैं, इसके दो मेथड है। मेथड फिल्टर का मेथड क्या है कि एक दो है, एक साइड बैंड ये, या तो इसे फिल्टर कर दो या इसे फिल्टर कर दो, इसे फिल्टरिंग मेथड कहते हैं, है ना। दूसरा फेज शिफ्ट, कि फेज शिफ्ट भी एक मेथड है, हम पढ़ेंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की मदद से हम एक को कैंसिल कर देते हैं। मतलब तुम्हें अगर बताऊं, ये मैसेज है, यहाँ से एम्प्टी जाएगा, यहाँ से एम्प्टी को 90 डिग्री फेज शिफ्ट देंगे हम, है ना। यहाँ से सीटी को भेज रहे हैं और यहाँ से भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट सीटी में देंगे, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ें या घटाएं। इनके जोड़ने घटाने से या तो यूएसबी मिलेगा या एलएसबी, ये अभी हम जब पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक तब आएगा। तो यहाँ से हमारा एसएसबी जनरेट होता है, क्योंकि फ़िल्टर बहुत शार्प होना चाहिए। मतलब ये दोनों पास पास में है, 2FM का ही तो अंतर है। तो अब 2F मेरा फ़िल्टर ऐसा नहीं हो सकता, आइडियल फ़िल्टर है ये। इन जनरल जो फ़िल्टर होते हैं वो इस तरह के होते हैं, समझ गए, शार्प नहीं होते। तो इस तरह के फ़िल्टर में दूसरे साइड बैंड की कुछ पावर आएगी। तो अब इसलिए हम इन्हें नहीं बना सकते, मतलब शार्प फिल्टर को नहीं बना सकते हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, और यह फेज़ में भी एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत यही आएगी कि भाई एनवेलप डिटेक्शन तो हो ही नहीं सकता, कोहेरेंट डिटेक्शन ही होना चाहिए, फेस में कोई भी अंतर नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी रीजनरेट करनी पड़ेगी, फेस को सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा जब इसे डिमॉड्यूलेट करना होगा। लेकिन क्यों ज़रूरी है, पॉइंट यही है, लॉन्ग डिस्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी में ये इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में, मिलिट्री कम्युनिकेशन में, इन सब में। तो हमने AM से स्टार्ट किया, फिर हम DSB-SC पे आए, फिर SB-SC पे आए, और ये सबसे एफिशिएंट है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि SSB में एक साइड बैंड होता है, कैरियर सप्रेस होता है, बैंडविड्थ कम हो जाती है, पावर एफिशिएंसी मैक्सिमम, पावर कम हो गई। रिसीवर इसमें कोहेरेंट डिटेक्शन ही चाहिए और किसी से नहीं होगा, ठीक है। ये बस यहाँ तक हम एंड करते हैं। अब नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपना AM वाला पार्ट कंप्लीट होता है।